नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। यहां तक कि एडमिट कार्ड इसका आने ही वाला है। प्यारे बच्चों, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उस 1000 प्रश्न की सीरीज का आज 5वां भाग है। यानी कि इसे 4 भाग पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें पूरे टोटल 400 प्रश्न की चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बेहतरीन और शानदार 500 प्रश्न तक। यानी कि आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत 401 से लेकर 500 तक प्रश्न मिलने वाले हैं जो पर्यावरण अध्ययन को लेकर है। और आप सभी बच्चे जानते हैं पर्यावरण अध्ययन जो कि रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न दे रखा है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस बेहतरीन और शानदार प्रश्न का उत्तर हम क्लास के अंदर जानने वाले हैं। और ऐसे ही जबरदस्त प्रश्न आप लोगों को क्लास में मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में भी आ जाए। तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। सबसे पहला प्रश्न 401। क्यों है 401? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, इससे पहले 400 प्रश्न आपको दे चुका हूं। यानी कि आज की इस क्लास में आपको टोटल 500 प्रश्न मिलने वाले हैं। बस शुरू से आखिरी तक बने रहिए और अपनी कॉपी में इनके आंसर खुद लिखते जाइए। मैं भी बताऊंगा और आपको भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। इससे आप लोगों की तैयारी का आपको पता चलता जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणामी है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा को अपशिष्ट पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। प्यारे बच्चों, बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों से मिनी माता रोग के बारे में पूछे तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मिनी माता रोग के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक है वो है पारा। क्या है? पारा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और पारा आप लोगों को पता है यहां पर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो औद्योगिक पारा को अपशिष्ट पानी में छोड़ने का जो परिणाम है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कौन से रोग का है? मिनी माता रोग का है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पारा है, इस पारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पारा को और पारद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पारद भी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना। वहीं यदि हम बात करें कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली जो गैस है या धातु है वह कौन सी है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कौन सी है? पारद। कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम यदि पूछे तो कौन सी आ जाएगी? पारद आ जाएगी, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं किससे होने वाला रोग है प्यारे बच्चों? तो पारा की वजह से होने वाला रोग है। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। कैसा है प्यारे बच्चों? ये न्यूरोलॉजिकल, ये याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल रोग है, लॉजिकल रोग है। ऐसे जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है, इस एक प्रश्न की बहुत सारी जानकारी आप लोगों को बताई है, इसी प्रकार से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है। वैसे इस रोग की पहचान कहां से हुई थी? तो इस रोग की पहचान सबसे पहले जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो जापान के मिनीमाता शहर से हुई थी। कहां से हुई थी? जापान में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? मिनी माता। ठीक, या मीना माता उस शहर का नाम है, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया? मीना माता रोग पड़ गया। इस रोग में होता क्या है? तो हाथ पैरों में सुन्नता आती है, मांसपेशियों में कमजोरी, सुनने और बोलने में परेशानी इत्यादि जो है कहीं ना कहीं इससे होने वाले लक्षण हैं। चलिए अगला प्रश्न है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि वह कौन से पीड़ित होना चाहिए। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार, बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो किससे बीमार है? एनीमिया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एनीमिया क्या करता है? तो एनीमिया शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स, क्या होती है? जो आरबीसी, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाओं की कमी या अकारण दुर्गम कोशिकाओं के कारण होती है। ठीक, इससे शरीर के जो अंग हैं उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या होता है प्यारे बच्चों? कम पहुंचती है। और इसमें होता क्या है? तो थकान, त्वचा का पीलापन, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि
इसमें बीमारियां होती है। ठीक है, और इसके लिए लक्षण के लिए यदि कहीं ना कहीं देखा हमने, लक्षण देख लिया, इसके लिए जो है डॉक्टर किसकी हमें सलाह देता है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? रुके हुए या इकट्ठे पानी से होने वाली बीमारी मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। किससे हो जाएगा भैया? तो रुके हुए पानी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है, कौन सी है, मलेरिया है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ये जो मलेरिया है इसमें होता क्या है, तो सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, पसीना आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, और मलेरिया रोग से जो है एक तरीके से देखा जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो गुर्दे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यकृत है और प्लीहा है। ये जो तीनों हैं ये इससे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है? ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, कैसी है? ये धनात्मक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, एंटीबायोटिक। तो डीडीटी एक तरीके से कीटनाशक है। क्या है प्यारे बच्चों? ये कीटनाशक है, जिसका प्रयोग क्या है, कहीं ना कहीं खेतों में किया जाता है रासायनिक के रूप में, कीटनाशक। ठीक, कीटों को नष्ट करने वाला एक तरीके से ये अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक, यानी कि जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका अपघटन नहीं होता है, इसलिए अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? अब यहां पर भूस्खलन आया है, तो भूस्खलन का मतलब क्या होता है, तो जमीन का धंसलना। क्या होता है प्यारे साथियों? जमीन का धंसलना एक तरीके से क्या कहलाता है, तो जमीन का धंसलना कहलाता है भूस्खलन। तो ऐसी घटनाएं कहां पर होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ पर, हिमालय में, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो भूस्खलन की ज्यादा से ज्यादा घटना होती है हिमालय और हिमालय पर बसने वाले राज्यों में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। अत्यधिक चारण का परिणाम है, यदि ज्यादा से ज्यादा पशुओं का चारण होता है, ज्यादा से ज्यादा पशु चरते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या मृदा अपरदन। तो अत्यधिक चारण की वजह से मृदा का क्या होता है? अपरदन होता है। मृदा अपरदन क्या? एक स्थान से मिट्टी का कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर जाना। ठीक, मिट्टी का कटाव क्या होता है प्यारे बच्चों? मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव जो होता है ये क्यों होता है? क्योंकि जब पशु चरते हैं तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ जो है वो कहीं ना कहीं जमीन से ऊपर की ओर आ जाती है, और वर्षा के दौरान कहीं ना कहीं वहां की मिट्टी जो है वो कटने लगती है, इसलिए मृदा अपरदन ज्यादा होता है। प्लेग है, प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग जो है एक किस प्रकार की बीमारी है ये आप लोगों को बताना है, कि विषाणु जनित जिसे हम वायरस बोलते हैं। ठीक, कवक जिसे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? फंगाई। और एक तरीके से जो आप लोगों को पता है जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्लेग के बारे में बताना है कि प्लेग क्या है। ठीक, चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने कि प्लेग जो है प्यारे बच्चों जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? जीवाणु जनित बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दूं तो ये प्लेग एक समय पे महा बीमारी भी रही, बीमारी नहीं महाबीमारी या महामारी। ठीक है, महामारी का भी इसका एक देखने को परिणाम मिलता है प्लेग, और कहीं ना कहीं चूहे के काटने की वजह से होने वाली बीमारी है ये। किसके काटने से होने वाली बीमारी है ये? चूहे के काटने से होने वाली बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, आजकल पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। तो डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो जो पर्यावरण का स्नेही माना जाता है वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम CNG कहते हैं। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड इसका इंग्लिश में नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
410वें नंबर का प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा गया गैसीय अपशिष्ट, यानी कि जो एक तरीके से गैस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं जो है वो कैसा अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट। पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपशिष्ट क्या होता है। ठीक, तो अपशिष्ट के बारे में बता दूं कि मनुष्य के द्वारा जिस चीज का इस्तेमाल कर लिया जाता है, मनुष्य के द्वारा जिन वस्तुओं का क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, उपयोग करने के बाद बची हुई जो पदार्थ, उपयोग करने के बाद बचा हुआ उपयोग करने के बाद बचा हुआ पदार्थ, ठीक, बचा हुआ, या फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उपयोग करने के बाद त्यागा गया पदार्थ, त्यागा गया क्या होता है, ये पदार्थ होता है जिसे हम कहीं ना कहीं अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो यहां पर गैसीय अपशिष्ट क्या है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, यानी कि जिसको बुखार आती है तो आमतौर पर बुखार आने के लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है आज वर्तमान में, ब्रूफेन का, बी कॉम्प्लेक्स का, पैरासीटामोल का, लिव 52 का। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो है पैरासीटामोल। ये याद रखिएगा, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता का मापने का जो यंत्र है या उसका उपकरण है उसका नाम फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बेरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है सिस्मोग्राफ। वहीं इसकी तीव्रता के बारे में एक और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रिएक्टर स्केल। ठीक, रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से। जो मलेरिया होता है जैसे ठहरे हुए जल से भी होता है, तो जल में किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एंटमीबा, रिट्रोवायरस, साल्मोनेला टाइफी। तो मलेरिया की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसकी वजह से जो होने वाली बीमारी है साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो इसकी वजह से होने वाली बीमारी जो होती है वो होती है टाइफाइड। क्या होती है, टाइफाइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो परीक्षण होता है टाइफाइड का, उसके परीक्षण को क्या कहते हैं, तो टाइफाइड के परीक्षण को बोला जाता है विडाल टेस्ट। क्या कहा जाता है, विडाल टेस्ट कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, मतलब किसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता है, वाहन से, उद्योग से, ठोस अपशिष्ट से, धूल के कण से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो वायु प्रदूषण जिससे नहीं होता है वो होता है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट का मतलब जो एक तरीके से कठोर होता है, जो अपशिष्ट मैंने आपको बताया मनुष्य के द्वारा उपयोग करने के बाद त्यागा गया पदार्थ जो होता है वो अपशिष्ट होता है, लेकिन वो यदि ठोस है तो वो किसका प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण का नहीं, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। बाकी वाहनों से निकलता हुआ धुआं, उद्योग से निकला हुआ धुआं, धूल के कण हवा के साथ आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए ये तीनों कारक जो है वायु प्रदूषण का मुख्य भाग है, बाकी ठोस अपशिष्ट नहीं है। चलिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी के ऊपर तेल को डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि तेल जो होता है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है, थम जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, डीजल, पेट्रोल, कोयला, हाइड्रोजन। तो वर्तमान में जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने वाला जो ईंधन है वो है प्यारे साथियों हाइड्रोजन। बल्कि डीजल, पेट्रोल, कोयला इनसे पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो ग्रीन मफलर है ये किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है। तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है प्यारे साथियों ये किससे है, ध्वनि प्रदूषण से। अब ये एक तरीके से देखा जाए प्यारे साथियों तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है आप लोगों को पता है, जो वाहन होते हैं, वाहन, तो वाहनों के चलने से जो एक साउंड की आवाज आती है, ठीक, तो वो साउंड जो है एक तरीके से क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, ये आप लोगों को पता है।
ठीक है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो डीजे वगैरह चलते हैं, ठीक, तो डीजे वगैरह के चलने से जो साउंड आता है उससे भी यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो ये इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने आप लोगों को बता दिया है एक तरीके से जो ग्रीन मफलर है ये किससे संबंधित है, तो ये है ध्वनि प्रदूषण, जिसे कहीं ना कहीं हम नॉइस पोल्यूशन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रदूषण है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। 418 नंबर का प्रश्न है प्यारे साथियों। आपको इस क्लास में टोटल 401 से लेकर 500 तक प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट आप लोगों को 500 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि केवल आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो लेवल फर्स्ट के लिए है, क्योंकि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत ही पर्यावरण अध्ययन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप देखेंगे 2011 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए हैं रीट के, उन रीट में बार बार इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार जो होने वाली रीट की भर्ती है उसमें भी पूछ लिया जाए, ठीक। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को रखा गया है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है। जल की गुणवत्ता में सुधार, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जल की गुणवत्ता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है, यानी कि एक तरीके से जल जो है उसको पृथ्वी पर पूरे लाने की एक पूरी प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो ये जो जल चक्र है, इस जल चक्र के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो घास स्थल की, वन की, प्लवक की, ऊपरी रोही की। तो जल चक्र को नियंत्रित करता है वन, क्योंकि पृथ्वी पर वन है तो कहीं ना कहीं वर्षा होगी, और यदि वन ही नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो वन होने के कारण ही क्या होती है प्यारे साथियों, वर्षा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 420, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध भूस्खलन से है, भूकंप से है, नाभिक की दुर्घटना से है, अम्लीय वर्षा से है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने। क्या दे रखा प्यारे साथियों, चेरनोबिल दुर्घटना। तो चेरनोबिल दुर्घटना की यदि हम बात करें तो इस दुर्घटना का जो संबंध है वो है आपका नाभिक की दुर्घटना से। किससे है, नाभिक की दुर्घटना, जिसे हम कहीं ना कहीं परमाणु दुर्घटना भी बोल सकते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना है इसका संबंध नाभिक की दुर्घटना से है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ये। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है। मतलब एक तरीके से जो हमारे मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, उन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आप लोगों को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बातें कही गई है, वो कौन सा अनुच्छेद में है। 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 51 है। तो जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं सभी बच्चों को पता होगा, ये दे रखे हैं 51A के अंतर्गत। कहीं ना कहीं उसमें हमारे भारत के व्यक्तियों के लिए मौलिक कर्तव्यों को सुझाया गया है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। यानी कि तरुण भारत संघ के एक प्रमुख व्यक्ति राजेंद्र सिंह, जिन्हें कहीं ना कहीं वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों किसके नाम से जाना जाता है, वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अब वाटरमैन के नाम से जाना जाता है तो सीधी सी बात है किसके संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया होगा। जब वाटरमैन है तो जल संरक्षण के लिए, ठीक है। वहीं आप लोगों को बता दूं, वाटरमैन के साथ साथ एग्जाम में कभी कभी आता है, क्योंकि पर्यावरण का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बर्डमैन किसको कहा जाता है। तो सलीम अली जो है, सलीम अली, इनको कहा जाता है बर्डमैन। क्या कहा जाता है, बर्डमैन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए बर्ड के अलावा टाइगरमैन, कि टाइगरमैन किसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, टाइगरमैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगरमैन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो वाटरमैन किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। वहीं सलीम अली को बर्डमैन, टाइगरमैन कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो प्रदूषण को मापने से संबंधित जो एक इकाई है तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। 424, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपेक्सी क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो ज्वालामुखी के भी 3 प्रकार होते हैं।
ज्वालामुखी जो है, इस ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक होता है कहीं ना कहीं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। एक दूसरा जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी प्यारे साथियों, निष्क्रिय। और एक जो ज्वालामुखी होता है जिसे हम बोलते हैं शांत। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिससे हर कभी कहीं ना कहीं क्या होता है प्यारे साथियों, लावा निकलता रहता है, ठीक। तो दूसरा है निष्क्रिय, इससे कभी कभार निकलता है, कभी कभार, ठीक। और कहीं ना कहीं शांत ज्वालामुखी जिसको कई वर्ष हो गए है ना, कई वर्ष हो गए उनसे लावा का उद्गार हुए, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो कोटोपैक्सी एक कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, जागृत है, जो कि कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला में। कौन सी पर्वतमाला में है ये? एंडीज पर्वतमाला में है, ये आपको ध्यान रखना है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो एलपीजी के संदर्भ में जो सही नहीं है वो ही यह एक अच्छा या स्वच्छ ईंधन है। भैया कोई सा भी जो है, जो एक रासायनिक रूप से बना हुआ ईंधन होता है वो स्वच्छ नहीं होता है, ठीक। एलपीजी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है प्यारे बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अयस्क की यदि हम बात करें कि इसके अयस्क कौन कौन से हैं, कि किस किस से इसको प्राप्त किया जाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन है। क्या क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, एक वैश्य के मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। तो एक वैश्य के मानव में अस्थियों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 206। ये हर एक विद्यार्थी को पता होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है बच्चों ये? तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण, और पर्यावरण की किस चीज के लिए कार्य करती है? तो संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक इकाई है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, नागासाकी, एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है ध्यान रखना यह है एम्स्टर्डम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आर्सेनिक है इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो कहां पर होता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन में है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश दे रखा है, मध्य प्रदेश दे रखा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने बिहार दे रखा है, और एक दे रखा है प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक के द्वारा यदि हम बात करें तो ये क्या है? तो आर्सेनिक एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है प्यारे बच्चों। यह हवा, पानी, मिट्टी इन सभी में पाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये ज्यादातर कहां पर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है, तो ये क्या है? एक तरह से पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्षा के जल का जमाव और क्या करना है? भंडारण करना है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? जो पीने वाला जल है उसको हम क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य जल, आसूत जल, नल का जल। तो पीने के लिए जो सुरक्षित जल होता है उसे हम बोलते हैं पीने योग्य जल। हालांकि वो एक तरीके से फ्रेश वाटर भी होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हम पीने योग्य जल कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक। वहीं आप लोगों को बता दूं कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के लगभग प्यारे साथियों कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो 71% भूभाग पर क्या है? जल है, ठीक। इस 71% भूभाग में से या केवल 2 से 3% जो जल है वो कैसा जल है? मीठा जल है, या फिर कहीं कह सकते हैं कि वह जल जो है वो कैसा जल है? पीने योग्य जल है। बाकी जो जल है वो कैसा है? बाकी यदि देखा जाए तो बाकी जल जो है ये लवण युक्त है। बाकी कैसा है प्यारे साथियों? लवण युक्त है, जो कि समुद्र महासागर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक। तो कौन सी गतिविधियां हैं जो एक तरीके से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है? पर्यावरण में जो जलवायु है उस जलवायु को परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या ये सभी? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप है ये जलवायु को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म
गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं उन ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। और हिमालय वाले क्षेत्र में यदि देखा जाए तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर बारिश ना के बराबर होती है और कहीं ना कहीं वहां पर जो वायुदाब वाला केंद्र है वो बनता नहीं है। 433 नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जो नदी में बांध बनाए जाते हैं और उनसे जो जल विद्युत पैदा की जाती है उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह सत्य नहीं है। बल्कि बांध तो सीधी सी बात है विकास के लिए आगे आते ही हैं, काम आते ही हैं। चलिए, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य, या फिर इसकी जगह में लिख दूं प्यारे बच्चों पहला यूटी। ठीक, तो ये करने वाला जो है वो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान करने वाला पहला यूटी यदि देखा जाए तो दिल्ली है, जिसे कहीं ना कहीं कब स्टार्ट किया गया था, 2008 में किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी राज्य में कभी नाम आए तो ध्यान रखना, राज्य के बारे में पूछो ओनली राज्य के बारे में तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस ऑप्शन के मुताबिक दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण पहले तो क्या होगा, तो वाष्प का मतलब है एक तरीके से जो पानी है या जल है, पानी का वाष्प बनकर या पानी का भाप बनकर उड़ना, भाप बनकर उड़ना। ठीक है, बनकर उड़ना क्या कहलाता है, आप लोगों का वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह आपको बताने दीजिए किस कंडीशन में कम होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी के कारण, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि के कारण। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में यदि कमी होगी तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों जो होगा वाष्पोत्सर्जन कम होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बारिश है उस बारिश के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, उनसे पानी नहीं निकल पाता। ठीक, तो इसीलिए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, धीमी होगी। अगला प्रश्न है, बायोमास के अवायवी किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का होता है, गैस ऑयल का, प्राकृतिक गैस का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। तो बायोमास के अवायवी किण्वन द्वारा यदि देखा जाए, अवायवी किण्वन मतलब क्या, जिसमें कि ऑक्सीजन ना हो। ठीक, जिसमें प्यारे बच्चों क्या ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो उससे कौन सी गैस का उत्पादन होता है, तो वो होती है बायोगैस। कौन सी गैस होती है, बायोगैस होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। ग्रीन गुड, ठीक, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, कचरे को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। तो ग्रीन गुड जो नहीं है वो आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कचरे को जला दे, जो कि एक ग्रीन गुड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। यानी कि 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक, ये सम्मेलन जो हुआ था प्यारे बच्चों ये ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील का जो शहर है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो। कौन सा है, रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो नामक शहर में यह सम्मेलन हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो रियो डी जेनेरियो है इसमें किस चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, इसे कहीं ना कहीं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सम्मेलन बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है साधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा का सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संधारणीय विकास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। मतलब किसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो युग्मों का चयन, कीटकाई सिंड्रोम मिनीमाता, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन मेरास्मस, मेरास्मस एवं क्वाशियोरकर, मिनीमाता एवं फ्लूरोसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिनीमाता एवं फ्लूरोसिस जो है इनके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, या प्रदूषण की वजह से ये रोग होते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, मतलब जल से होने वाला रोग नहीं है? हैजा, टाइफाइड, हिपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, टीबी जिसे कि एक और नाम है जो कि है तपेदिक, या तपेदिक के अलावा इसे बोलते हैं क्षय रोग। तो ये जो क्षय रोग है ये कहीं ना कहीं जल से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि ये सब जो दे रखे हैं वो जल से होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? जो पेट्रोल होता है उससे किस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो प्यारे बच्चों कोयला जो होता है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक ईंधन होता है, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि उनके सूखने के बाद या जमीन में धंसने के बाद ये प्राप्त होता है। लेकिन जो पेट्रोल होता है उससे डीजल भी बनाया जाता है, मोम भी बनाया जाता है, ग्रीस भी बनाया जाता है। और ये जो तीनों के तीनों जो कारक हैं इनकी यदि हम बात करें तो ये कैसे हैं प्यारे साथियों? तो ये जो है आप लोगों को पता होगा कि ये खनिज के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। किसके रूप में प्राप्त किए जाते हैं? ये खनिज के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। और एक तरीके से कोयला जो है ये कैसा साधन है? ये प्राकृतिक ईंधन है। ये कैसा ईंधन है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक ईंधन या फिर हम यूं कह सकते हैं प्यारे साथियों ये पारंपरिक ईंधन है। कौन सा ईंधन है? ये पारंपरिक ईंधन है। और ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जो कोयला है ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक, ये जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए 442वें नंबर का प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम में। तो चेरापूंजी जिस राज्य में स्थित है वह राज्य मेघालय है। मेघालय का मतलब आप सभी को पता होगा, मेघों का घर। किसका घर? मेघों का जो घर कहलाता है वो कहलाता है एक तरीके से मेघालय। और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मासिनराम मेघालय में ही होती है। और मासिनराम जो पड़ता है ये भी कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? मासिनराम भी पड़ता है मेघालय में। उसके बाद जो है मासिनराम के बाद दूसरे स्थान पर जहां पर होती है वह स्थान है चेरापूंजी, जो कि कहां पर है? मेघालय में है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो ताप में अंतर देखने को मिलता है प्यारे साथियों, किस में अंतर? ताप में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी और गर्मी के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी। तो इसी ताप का अंतर देखने का कारण क्या है? तो मरुस्थल से निकटता, अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो अधिक तापांतर जो देखने को मिलता है प्यारे साथियों वो है समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली जो है वो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण यहां पर क्या देखने को मिलता है? तापांतर। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्यतः महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु जो राज्य है इसमें मानसून के जो सामान्य महीने हैं वहां कौन से हैं? मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। तो तमिलनाडु में जो मानसून के सामान्य महीने होते हैं प्यारे साथियों वो होते हैं नवंबर दिसंबर, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है इसे हम सामान्य रूप से जो उत्तर भारत है या मध्य भारत है, सामान्य भारत में, ठीक, सामान्य भारत, तो सामान्य भारत में यदि देखा जाए तो इसे हम लौटते हुए मानसून की बारिश कहते हैं। कौन से मानसून की? लौटते हुए मानसून की वर्षा, लौटते हुए मानसून। अभी जो लौटता हुआ मानसून होता है इस लौटते हुए मानसून में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जो बारिश होती है प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में जो बारिश होती है उसे मावठा कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठा कहते हैं। और ये जो मावठा होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मावठा जो होता है रबी की फसल के लिए अमृत का काम करता है, रबी की फसल के लिए, ठीक। लेकिन ये काम कब तक करता है? तो केवल और केवल यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो अमृत का काम ये केवल फरवरी माह तक करता है, क्योंकि उसके बाद ये विष का कार्य करता है, क्योंकि उस समय फसल पकने वाली होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम बारिश होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेह, क्योंकि लेह जो क्षेत्र है ये कहां पर बसा हुआ है? तो लेह जो बसा हुआ है हिमालय में बसा हुआ है। और कहीं ना कहीं लेह और लद्दाख वाला जो एरिया है प्यारे साथियों यहां पर वर्षा नहीं होती है, बल्कि यहां पर वर्षा के स्थान पर जो होती है प्यारे साथियों केवल बर्फबारी होती है। क्या होती है? बर्फबारी, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो तापमान होता है यहाँ पर तापमान जो है लेह में आपको तापमान कैसे देखने को मिलेगा? तापमान कम देखने को मिलेगा। अब तापमान कम रहता है तो वहां पर निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब वाला जो केंद्र है वो बन नहीं पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं।
जिसके कारण प्रवाहित होती है। मतलब जो एक तरीके से निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का जो केंद्र बनता है, तो उसके कारण कौन सी हवा प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून। यह भारत है, भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, तो इधर से जो हवाएं चलती है या इधर से जो बारिश होना स्टार्ट होती है मेरे प्यारे साथियों, तो इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश जहां पर होती है वो कहां पर होती है? केरल के तट पर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से तट पर होती है? केरल के तट पर। यह मानसून का जो प्रारंभ होता है, यह मानसून जो है लगभग कब आता है? तो प्यारे साथियों ये जून के महीने में आता है, और जून के महीने में जो पहले बारिश कराते हैं तो ये केरल के तट पर। या फिर आपसे घाट के बारे में पूछे तो घाट कौन सा जाएगा? पश्चिमी घाट पर पहले बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों के सामने हो जाएगा लेह, क्योंकि लेह आप लोगों को मैंने बताया है कि लेह कहां पर बसा हुआ है? हिमालय में बसा हुआ है, जहां पर आप लोगों को पता है तापमान हमेशा क्या होता है प्यारे साथियों? तो इस क्षेत्र में तापमान कम होने की वजह से यहां पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटते मानसून से, संवहनिक वर्षा से, दक्षिण पश्चिम मानसून से? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है प्यारे साथियों ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया है। चलिए, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। जो मानसून के दौरान वर्षा होती है, जैसे मानसून आता है उस दौरान वर्षा होती है, तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? वर्षा का असमान वितरण, मौसम वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता? तो प्यारे बच्चों, जो मानसून के द्वारा होने वाली जो वर्षा होती है उसकी विशेषता नहीं है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, क्योंकि जब तक मानसून एक्टिव रहता है तब तक बारिश होती है, उसके बाद फिर वापस बारिश होना बंद हो जाती है। इसलिए मानसून की जो विशेषता नहीं है वो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। आम्र वर्षा संबंधित है। आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल? तो एक तरीके से देखा जाए तो जब मानसून की शुरुआत होती है भारत में जून जुलाई के महीने में, कौन से महीने में प्यारे साथियों? जो जून जुलाई का महीना होता है, उस जून जुलाई के महीने में जो मानसून की शुरुआत होती है। ठीक, तो मानसून के प्रारंभ होने से जो केरल के तट है या कर्नाटक है, केरल हो जाए, ठीक, या फिर जो कर्नाटक है, इन तटों पर जो बारिश होती है तो वहां पर आम की फसल पकने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं आम की फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको आम की फसल कहा जाता है। ठीक, चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित से कौन सी गतिविधि सही है? ठीक, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? प्रदूषण कम करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, या भूजल का ह्रास करना? तो एक तरीके से जो सबसे सही गतिविधि है वो प्यारे साथियों क्या है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए? प्रदूषण को कम करना। मतलब गतिविधि सभी अच्छा है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, भूजल का ह्रास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक तरीके से मुख्य रूप से जो गतिविधि है वो प्रदूषण को कम करना। एक गैर जलवायु कारक है, जो जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला जो कारक है वह कौन सा है? ठीक, तो दबाव, नमी, भूमि अवक्रमण, आर्द्रता? तो प्यारे साथियों एक गैर जलवायु कारक है, गैर जलवायु कारक की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने भूमि अवक्रमण। ठीक, तो ये एक कैसा कारक है प्यारे बच्चों? तो ये गैर जलवायु कारक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 52 का सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? मतलब किस एक कंडीशन के अनुसार? आयतन के अनुसार, भार के अनुसार, घनत्व के अनुसार, वेग के अनुसार? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयतन के अनुसार। यदि देखा जाए तो वायुमंडल में 79% तो क्या है? नाइट्रोजन है, और 21% लगभग क्या है? ऑक्सीजन। तो वैसे नॉर्मली यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर लगभग जो वायुमंडल है क्या है प्यारे बच्चों? वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में सामान्यतः जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है तो वायुमंडल में 78% पर क्या है? नाइट्रोजन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, और कहीं ना कहीं 21% लगभग है, ये 21 पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अन्य जो प्रतिशत बचा हुआ उसमें अन्य प्रकार की गैसें हैं।
ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, निमोनिया। तो ठहरे हुए पानी से जो रोग होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि है मलेरिया। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया अगला प्रश्न है 455वां। डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक, अन अपघटकी प्रदूषक, अपघटनी उर्वरक, या फिर कहीं ना कहीं प्यारे साथियों आप लोगों के सामने दे रखा है जो कि क्या, डाइफ्लोरोटाइटेनिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डीडीटी, अन अपघटनी प्रदूषक है, जिसका फुल फॉर्म यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिख दो तो आप लोगों को ध्यान रखना है डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो, आगे क्या है, डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, दो चीज हो गई। उसके बाद प्यारे साथियों ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका क्या है, पूरा नाम है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे साथियों। ये किसके रूप में कार्य करता है? तो ये कीटनाशक है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, कीटों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक सफेद रूपा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? फसल चक्र क्या होता है? तो एक तरीके से फसल चक्र का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। फसल चक्र का मतलब होता है प्यारे साथियों, जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में बदल बदल कर फसल बोना, मिट्टी में बदल बदल कर फसल को बोना। ठीक, बदल बदल कर फसल उगाना। तो बदल बदल कर फसल उगाना जो होता है प्यारे साथियों, इसी को बोलते हैं फसल चक्र। तो जिससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो किसकी तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? नाइट्रोजन की। ठीक, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम फसलों को बोएंगे तो अलग अलग तत्व प्राप्त होंगे, जिसलिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। मखाना की खेती हुई अग्रणी जिला है। जो बिहार के अंतर्गत मखाना की खेती होती है, मुख्य रूप से बिहार में होती है, तो समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल। वैसे मुजफ्फरपुर में भी होता है, सुपौल में भी, मधुबनी में भी, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मधुबनी नामक स्थान जो है, यहाँ पर मखाना की खेती जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से मधुबनी में होती है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो लीची के उत्पादन में गया, पटना, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। कहीं ना कहीं उसे मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है उसे लीची का रानी वाला क्षेत्र, या लीची की जो रानी है, या फिर हम यूं कहें भारत की रानी, जिसे कहीं ना कहीं लीची के उत्पादन के रूप में जाने वाला जिला जो है वो है मुजफ्फरपुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 59, यानी कि 459 459। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए साथियों कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो खरीफ की जो फसल है ये सामान्यतः कब बोई जाती है प्यारे साथियों? तो इनको बोने का जो समय होता है वो जून जुलाई। ठीक, या फिर हम यूं बोलें कि जून जुलाई के साथ साथ जो वर्षा ऋतु है, उस वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है वो होती है खरीफ की फसल। जैसे कि सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन के साथ साथ प्यारे साथियों मक्का, धान, बाजरा, मक्का हो गई, ठीक, धान हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं गन्ना हो गया। तो ये जो फसलें होती है सोयाबीन, मक्का, धान, बाजरा, धान का मतलब प्यारे साथियों चावल ही है। ठीक है, तो ये सब जो फसलें हैं ये कौन सी है? खरीफ की फसल। तो कौन सी नहीं है? तो देखो चावल भी है, गन्ना भी है, मक्का है, लेकिन गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं जो फसल है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पालन से है। ठीक है, मछली के उत्पादन से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन से संबंध किसका है? तो ये आप लोगों को याद रखना है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है प्यारे साथियों? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों श्वेत क्रांति का जो जनक है वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह भी किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है बच्चों वो किससे है? श्वेत क्रांति से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। चलिए, अत्यधिक चारण का परिणाम है
मृदा का प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण। तो एक तरीके से अत्यधिक चारण से जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज है वो है मृदा अपरदन। डीडीटी है, यह आपको पता है, यह रिपीट हुआ है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, खरपतवार निवारक, एंटीबायोटिक, तो यह है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यह हमको बताना है। हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो। ठीक, दूसरा ऑप्शन है फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, या फिर प्यारे साथियों कंटूर कृषि। ठीक, तो आप लोगों को बताना है कहीं ना कहीं कि इनमें से यदि देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों को मैं बता दूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सुमेलित नहीं है, तो कंटूर कृषि। ठीक, अब ये कंटूर कृषि को क्या कहते हैं? तो बच्चों कंटूर कृषि जो होती है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे समोच्च खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समोच्च खेती बोलते हैं। और ये कंटूर कृषि मतलब इसे कहीं ना कहीं हम सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं। कौन सी खेती? सीढ़ीदार खेती। अब ये जो सीढ़ीदार खेती या समोच्च खेती, ये कंटूर कृषि कौन से क्षेत्र पर होती है? तो जो ढलान वाला जो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र प्यारे बच्चों? जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, उस ढलान वाले क्षेत्र पर जो खेती की जाती है वो कौन सी कृषि की जाती है? कंटूर कृषि की जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंटूर खेती से जो होता है वो क्या होता है? मिट्टी का कटाव क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? मतलब जो रासायनिक उर्वरक है वो कौन सा नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो रासायनिक उर्वरक की बात हो रही है तो प्यारे बच्चों वो है कंपोस्ट। तो ये कैसा उर्वरक है? उर्वरक तो है, लेकिन ये कैसा उर्वरक है प्यारे साथियों? तो ये एक तरीके से जैविक खाद का काम करता है। किसका काम करता है? जैविक खाद का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की कौन सी फसल है? मूंगफली, चना, कपास, या इनमें से कोई नहीं? तो मूंगफली ये ऑप्शन डबल है, तो यहां पर देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रबी की फसल जो है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो है चना। पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? पीसी कल्चर का जो संबंध है प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है वो है मछली पालन से। किससे है? मछली पालन। बाकी एपी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? तो एपी कल्चर का जो संबंध रहेगा वो मेरे प्यारे साथियों वो रहेगा किससे? मधुमक्खी पालन से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है, या बंजर हो जाती है? तो प्यारे साथियों एक ही फसल को बार बार उगाना और बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करने से क्या होता है? जो मृदा होती है वो मृदा प्यारे साथियों जो बंजर हो जाती है, या फिर हम यूं कहें कि जो मृदा है वो कैसी हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुपजाऊ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने बंजर हो जाती है। झूम खेती है या झूम खेती कहां पर ज्यादा होती है? वैसे झूम खेती इसे हम किस किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? तो झूम खेती के बहुत सारे नाम हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। झूम खेती को एक तरीके से हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब एक क्षेत्र की वनस्पति को काट दिया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। झूम कृषि को कर्तन एवं दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन प्रणाली। ठीक, इसे कहीं ना कहीं आदिवासी या कहीं ना कहीं हम यूं कहें आदिकालीन कृषि। आदिकालीन कृषि का मतलब क्या है? कि आदिवासियों के काल से चली आ रही कृषि है, इसलिए आदिकालीन कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि, कर्तन एवं दहन प्रणाली, आदिकालीन कृषि, या जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी प्यारे बच्चों? जीवन निर्वाह कृषि। इतने सारे मैंने नाम आप लोगों को बता दिया, कोई सा भी नाम आ जाए तो उसका मतलब होगा झूम कृषि। इसे बहुत सारे राज्यों में अपनाया जाता है और इन्हें अपने स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन झूम खेती या कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि ज्यादातर जो की जाती है प्यारे साथियों ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। कौन से भारत में? मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में की जाने वाली कृषि है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है वो है मेघालय, क्योंकि वहां पर आदिवासी जनजातीय लोगों का निवास स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर एक अलग होता है और इसी तरह से जो कंफ्यूजन में लाने वाला प्रश्न है वो है प्यारे साथियों सीरीकल्चर।
ठीक। तो सीरीकल्चर अलग होता है, सिल्वीकल्चर अलग होता है। तो सीरीकल्चर का जो संबंध होता है वो रेशम कीट पालन के अध्ययन से, किससे? रेशम कीट पालन अध्ययन से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सिल्वीकल्चर दे रखा, वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, उर्वरक, फूल। तो सिल्वीकल्चर का संबंध है वन एवं वन उत्पाद, और वहीं सीरीकल्चर का रेशम कीट पालन। चलिए, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो बायोडीजल है, ये बायोडीजल जो है किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो ये किया जाता है प्यारे साथियों जेट्रोफा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो जीव है या प्राणी है, यह मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है किसानों का मित्र। तो किसानों का जो मित्र कहा जाता है चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली, तो इसे कहा जाता है केचुआ। वहीं केचुआ जो होता है प्यारे साथियों, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केचुए का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं वर्मीकल्चर। और इससे जो बनी खाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इससे जो बनी खाद होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। मौसम का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है वह कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो वृष्टि का मतलब होता है प्यारे साथियों वर्षा। क्या होता है? वर्षा। तो क्योंकि वर्षा होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगी प्यारे साथियों? कृषि होगी। और वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। इसलिए जो कृषि है इसे कहीं ना कहीं हम यूं बोलें तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, अर्थव्यवस्था, ठीक। तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है ये किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वो कहा जाता है कृषि को, ठीक। और कृषि जो है इसकी के अंतर्गत एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, मानसून जो होता है इस मानसून को क्या बोला जाता है? तो मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधे को हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद का मतलब होता है लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। मतलब एक तरीके से जो जमीन है उस जमीन के अंतर्गत जो हरे पेड़ पौधे या जो पौधे उनको होते हैं उनको उसी के अंदर दबाना, जिससे कहीं ना कहीं मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती रहे। कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी कठोर होती है, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। जो शुष्क मिट्टी होती है उस शुष्क मिट्टी की विशेषता होती है कि मिट्टी में लवण सांद्रता जो है प्यारे साथियों वो क्या होती है? अधिक होती है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? द्विबीजपत्री पौधे का मतलब कहीं ना कहीं जिसमें दो बीज पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो प्यारे साथियों जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, तो इनमें से जो द्विबीजपत्री पौधा होता है वह होता है कौन सा? सरसों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, बीटी कपास क्या है? तो एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। तो बीटी कपास की यदि हम बात करें तो यह एक कैसा पौधा है? ट्रांसजेनिक पौधा है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बार बार पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? मतलब उसकी पत्तियां जो है उससे सब्जी बनाई जाती है, ठीक। और वहीं उसके बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। तो पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरसों, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार फेमस है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत भी फेमस है, कि सरसों का साग। किसका साग भैया? सरसों का साग फेमस होता है। और कहीं ना कहीं इसके साथ मक्के की रोटी, ठीक, मक्के की रोटी फेमस होती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक। या फिर बाजरे की रोटी। और वहीं सरसों के तेल, सरसों जो होता है इससे फिर कहीं ना कहीं इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 478, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसे खेतों की मृदा पर क्या प्रभाव देखने को पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि यदि इस प्रकार से बार बार कीटनाशक एवं उर्वरक का उपयोग होता है तो मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी या फिर बंजर हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं,
काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है और जबरदस्त प्रश्न है कि कौन सा बीज नहीं है। तो बीज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि गेहूं एक तरीके से क्या है प्यारे बच्चों, बीज है, जो कि आप लोगों को पता है। ठीक, काली मिर्च यदि देखा जाए तो ये भी प्यारे साथियों क्या है, बीज है। लेकिन साबूदाना जो है प्यारे साथियों, ये देखा जाए तो ये बीज नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना, क्या नहीं है, ये बीज नहीं है। तो साबूदाना एक खाद्य पदार्थ होता है। ठीक, ये छोटे छोटे मोतियों की तरह सफेद दिखता है। इसे टेपिओका या कसावा की जड़ों से बनाया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसे किससे, टेपिओका, टेपिओका या फिर प्यारे साथियों यदि देखा जाए या फिर कसावा की जड़, या कसावा की जड़ से बनाया जाता है, जो कि ध्यान रखना है, कसावा की जड़ से बनाया जाता है किसको, साबूदाने को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं साबूदाना को अंग्रेजी में टेपिओका या फिर कहीं ना कहीं इसको पल्स भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, पल्स भी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, इसे कहीं ना कहीं सेगो भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, साबूदाने के बारे में बात हो रही है, इसे इसके अलावा क्या बोलते हैं, सेगो भी बोलते हैं। यह क्या करता है, तो यह कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है, या पेट की समस्याओं से राहत देता है। तो बहुत सारे काम इसके होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं साबूदाना जो है वो अनाज से नहीं बनता है, बल्कि यहाँ सागो पामक नामक एक पेड़ होता है, उसके तने या फिर उसके गूदे से बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि आप लोगों को इसका उत्तर बताना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूं। 481, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो एक तरीके से यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, ये सब कैसे उर्वरक हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक तरीके से रासायनिक हैं। ठीक, बल्कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो कैसा है, ये वर्मी कंपोस्ट आपको बता चुका हूं, ये जैविक है, जो कि बागवानी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन है मेरे प्यारे साथियों वो किया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के अंतर्गत। ठीक, तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं, सॉरी एनाटॉमी नहीं, हॉर्टिकल्चर, माफ करना, यहां पर जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। वहीं यदि देखा जाए जियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान, किसका अध्ययन, पृथ्वी का। ठीक, तो पृथ्वी का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं जियोलॉजी। वनस्पति यानी कि बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों वो किया जाता है किसके अंतर्गत, बॉटनी के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, एनाटॉमी जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो शरीर जो है, ये शारीरिक जो है, ठीक, उस शरीर की रचना या जीव विज्ञान के अंतर्गत आयुर्विज्ञान की एक शाखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसके शरीर के आंतरिक संरचना की अध्ययन की जाती है। चलिए, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो ऐसी कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है, तो ऑप्शन लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो वहां मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लावा मृदा बोलते हैं। ठीक, इसी को प्यारे साथियों ध्यान रखना, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। मैं काली मृदा के बारे में बात कर रहा हूं, रेगुर मृदा। ठीक, वहीं काली मिट्टी की यदि हम बात करें तो इसको कपाशी मृदा भी कहा जाता है, कपाशी मृदा। ये सब नाम जो है वो किसके नाम है, काली मिट्टी के, क्योंकि कपास का उत्पादन काली मिट्टी में ज्यादा होता है। चलिए, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। सामान्यतः प्यारे साथियों, जल धारण क्षमता जो होती है जिसमें वो या फिर ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है वो होती है जलोढ़। लेकिन इस ऑप्शन के मुताबिक जल धारण क्षमता किसकी अधिक होती है, दोमट, बलुई, बारीक बालू, चिकनी। तो वह मिट्टी हो जाएगी चिकनी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर को, डॉक्टर वी कुरियन को। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का जो संबंध है प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, ये खाद्यान्न फसल से है। कौन सी फसल है ये,
खाद्यान्न फसल। सर खाद्यान्न फसल का मतलब क्या? जो खाई जाने वाली फसल, मुख्य रूप से जिनका संबंध यदि देखा जाए तो गेहूं से है, और गेहूं के साथ साथ प्यारे साथियों चावल से है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में रबी की फसल है धान चना गेहूं मक्का, मक्का धान चना गेहूं। तो यदि इन जोड़ों में यदि देखा जाए तो सही जोड़ा हो जाएगा चना एवं गेहूं। तो रबी की फसल जो है आपको पता होना चाहिए इनको कब बोया जाता है। तो रबी की फसल को बोने का जो समय है प्यारे बच्चों वो है अक्टूबर नवंबर। ठीक, और इनकी कटाई का जो समय होता है वो कौन सा होता है? तो मुख्य रूप से जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो मार्च अप्रैल का महीना रबी की फसल की कटाई के लिए उपयुक्त होता है। इन्हें दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। कैसे प्रकाश की? पकते समय यदि देखा जाए, इनको पकते समय प्यारे साथियों किसकी आवश्यकता होती है? दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। तो एम एस स्वामीनाथन की यदि हम बात करें तो ये क्या थे प्यारे साथियों? कृषि वैज्ञानिक थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक, वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि विश्व में जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विश्व की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना वो थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे प्यारे साथियों? नॉर्मन बोरलॉग थे। ये विश्व की मैं बात कर रहा हूं। बाकी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने है क्या? भारत में तो एम एस स्वामीनाथन। चलिए, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है? कॉपरलीफ, जेट्रोफा, केडलनल ट्री, सर्पगंधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा, जिसे कहीं ना कहीं किसके नाम से जाना जाता है? रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है, जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। 489, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुलसी, क्योंकि तुलसी जो है एक ऐसा पौधा माना जाता है, यह औषधि पौधा माना जाता है, और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म में इसका महत्व भी है, इसकी पूजा की जाती है। और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों यदि देखा जाए तुलसी जो है ये जो पुदीना परिवार जो होता है, पुदीना परिवार, तो पुदीना परिवार का पौधा होता है कौन सा? तुलसी। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसी। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो आप लोगों को मैंने बताया है झूम कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, कर्तन दहन प्रणाली या आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली खेती, तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाने वाली। ठीक, तो 490 का उत्तर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। जो दक्षिण भारत यानी कि भारत के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसे दक्षिण भारत बोलते हैं, और दक्षिण भारत का ये वाला जो तट है, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये बिल्कुल दक्षिण वाला एरिया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इनमें से कौन से भाग में कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है? केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु तट, और जो तमिलनाडु तट है वो मुख्यतः इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य स्थित हैं। ठीक है, चलिए, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? गेहूं, सरसों, चना, मूंगफली। तो पूसा बोल्ड जो है प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा ये किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 492 का हो जाएगा बी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तिलहन यानी कि जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के अलावा यदि देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं जो तिलहन वाली फसल होती है जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, तो प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा सरसों। ठीक, सरसों के साथ साथ यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों सोयाबीन, सोयाबीन के साथ साथ हो जाएगा मूंगफली, मूंगफली के साथ साथ हो जाएगा अलसी। ठीक, अलसी के अलावा यदि देखा जाए तो अरंडी। ठीक, अरंडी के अलावा यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों तिल, यानी जिसे तिल्ली कहते हैं। ठीक, तो इन सभी फसलों से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। तो सूर्यमुखी या सूरजमुखी भी उसमें से एक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल का मतलब क्या होता है? तो ऐसी फसल जिनको बेचकर सीधा क्या प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों? तो जिनको बेचकर सीधे तौर पर सामान्य तौर पर पैसा प्राप्त किया जाता है, या जिनका उपयोग जो है नगदी फसल का मतलब जिनका हम स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, या स्वयं के द्वारा उनसे किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, वस्तु का जो निर्माण होता है वो नहीं कर सकते। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो वो जो होती है वो कैसी होती है? नगदी फसल। जैसे गन्ना, अब गन्ने से बनता है प्यारे साथियों शक्कर, तो उसको हम फैक्ट्री से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। वहीं एक तरीके से प्यारे बच्चों कपास, कपास से जो है धागा बनता है, कपड़ा बनता है, तो उसको भी हम फैक्ट्री से लेते हैं। तो इसलिए नगदी फसल में जो नहीं है, तो ऑप्शन के मुताबिक उत्तर हो जाएगा गेहूं, ठीक। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। तो भारत के अंदर जो जूट उद्योग है वो ज्यादातर कौन से क्षेत्र में है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो जूट उद्योग है सामान्यतः कहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? गजब का प्रश्न है प्यारे साथियों कि जो शक्कर का प्याला है वो शक्कर का प्याला कौन से राज्य को कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो शक्कर का प्याला है वो शक्कर का प्याला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य। तो कपास उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कपास का जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है वो कौन सी मृदा में होता है? काली मृदा में होता है, ठीक। तो इसके उत्पादन के लिए फेमस राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, केरल है। सोयाबीन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जिस राज्य में होता है वो है मध्य प्रदेश। इसीलिए प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया स्टेट भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। आज का अंतिम एवं आखिरी सवाल जो कि है 500वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? जो बराक घाटी है ये मुख्य रूप से प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो कहां पाई जाती है? ये है मिलती है असम में। और असम के अंतर्गत आप लोगों को पता है किस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है? चाय। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चाय, ठीक। तो चलिए इस जाय के साथ ही आज की इस क्लास को खत्म करते हैं, यानी कि 500 प्रश्न आप लोगों के हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।